नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे टीवी। फरवरी और मार्च का महीना ऐसा होता है जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। परीक्षाओं का नाम सुनते ही एक अजीब-सा तनाव हो जाता है और केवल बच्चों को ही नहीं, माता-पिता को भी इस तनाव का शिकार होना पड़ता है। हमारे साथ आज देवेंद्र मोहन भैया जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर जब परीक्षाओं का दौर चले, तो किस तरीके से अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा जाए और साथ-साथ क्या ऐसे उपाय हैं जिससे हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है, जो मेमोरी है, उसको हम पहले से कहीं ज़्यादा शार्प तरीके से, बेहतर तरीके से परीक्षाओं के समय इस्तेमाल कर सकें। भैया जी, बहुत स्वागत है आपका स्टेट टुडे पे। धन्यवाद, धन्यवाद शेखर जी। सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि जैसे ही एग्ज़ाम शब्द सामने आता है, अचानक तनाव शुरू हो जाता है, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे बच्चे हों। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस तनाव से बाहर कैसे निकलें? जहाँ तक मेरा मानना है एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा जुड़ाव प्रेशर से है, एक्सपेक्टेशन से। जो हमारी उम्मीदें हैं कि इस एग्ज़ाम से हमारे जीवन में आगे बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ हमें जीवन में हासिल होगा और वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे, माता-पिता सभी लोग एग्ज़ाम को एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखते हैं। तो जब तक उस नज़रिए को हम अपने जीवन में बदलेंगे नहीं, तब तक एग्ज़ाम या हर एक परीक्षा में इसी तरीके की परेशानी हर एक बच्चे, हर एक युवा वर्ग को अपने जीवन में देखनी पड़ेगी। तो उसका इलाज हमें बहुत ज़रूरी है। ये भी देखा गया है कि जब वैसे तो कुछ बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और बाकी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लेकिन सबकी इच्छा ये रहती है कि हमारे परीक्षा में अंक अच्छे आ जाएँ, नंबरों का खेल है। तो एक तो ये कि हमारे जीवन में ये जो नंबर्स हैं, ये कितना मैटर करते हैं और दूसरा ये कि अच्छे नंबर आएँ, इसके लिए ये जो वक़्त है फरवरी-मार्च का ख़ास तौर से, इसमें क्या आप सजेस्ट करेंगे? हमारे एग्ज़ाम पीरियड में हमें हमेशा ये देखा जाता है कि हम जिस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे, उसमें पास होंगे, उससे हमारे आगे संभावनाएँ हमारी और तमाम चीज़ें बनेंगी और ये हमारी स्टडी पैटर्न का, हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बना हुआ है। मैं मानता हूँ इससे बच्चों पे बहुत तनाव पड़ता है, बहुत प्रेशर आता है। वो कई बार बहुत सी चीज़ें अपने अंदर रखते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं और मैंने बहुत से बच्चों को शिकायत करते हुए देखा है अपनी बात के जीवन में। तो प्रयास यही करना चाहिए हमें एक पेरेंट्स होने के नाते कि अपने बच्चों को एक सहजता दें, उनको एक क्लैरिटी दें, कॉन्फिडेंस दें, उनको एक तरीके का आत्मविश्वास हो कि एक एग्ज़ाम उनके जीवन को तय नहीं करेगा। उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी बहुत सारी व्यवस्थाएँ आएँगी। वो कई बार फ़ेल होंगे, कई बार पास होंगे, पर हम हमेशा उनके साथ हैं। एक चीज़ और है भैया जी कि ख़ास तौर से ऐसे बच्चे हमारे पेरेंट्स ख़ास तौर से इस सवाल को देखेंगे, जिनको ये रहता है कि साल भर क्या किया, क्या नहीं किया वो तो अपनी जगह है। लेकिन जब परीक्षा देने जा रहे हो तो हे भगवान! हमें पास करा देना, हमारे नंबर अच्छे आ जाएँ। तो अब सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है तो भी और अगर आपने उतनी तैयारी नहीं की है, तो भी जब आप परीक्षा केंद्र में कॉपी पर लिख रहे होंगे, तो भगवान क्या करेगा? जहाँ तक भगवान से प्रार्थना करने का सवाल है, हर एक बच्चे के मन में एक विश्वास, एक आस्था, एक फ़ेथ होती है कि वो अपने ईष्ट से अपने लिए उस तरीके का आशीर्वाद माँगे। और ये एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है कि अगर आप फ़ेथ के साथ, विश्वास के साथ किसी भी समस्या, किसी भी परिस्थिति में जाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़ोकस, कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा एकाग्रता के साथ आगे चल सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जितना ज़्यादा फ़ेथ, विश्वास होगा बजाय एक एक्सपेक्टेशंस के या फिर एक तनाव, स्ट्रेसफुल या फिर एक डर के कि क्या होगा? विश्वास आपको बहुत अच्छी तरीके से समस्याओं का सामना करना सिखाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने इष्ट को, भगवान को या जिस भी रूप को हम मानते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं और कहीं न कहीं विश्वास मन में भरते हैं कि उसका आशीर्वाद वो हमारे आस-पास है, अंग-संग है। ये भी है भैया जी कि जो विश्वास की आपने बात की तो एक होता है आत्मविश्वास खुद का जब हम अच्छे से तैयारी करते हैं कोई भी काम हम जब करते हैं उसका अगर हमने बेहतर प्रिपरेशन की है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है
लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जब मौके पर हम पहुँचते हैं, जब एग्ज़ाम देने की बात हो रही होती है, उस समय पे कहीं कुछ मन में एक अजीब-सी बेचैनी होती है। तो इसको हम कैसे देखें? क्या ये आत्मविश्वास का एक तरीके से डोलना है या फिर थोड़ी एकाग्रता में कमी रह गई है? इसको कैसे समझा जाए? मैं इसका जवाब आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देना चाहता हूँ। जब मैं एग्ज़ाम पीरियड में बोर्ड के एग्ज़ाम्स या इस तरह किसी बहुत ख़ास एग्ज़ाम के समय गया, तो कुछ सवाल ऐसे थे जो देख कर के मुझे विश्वास हुआ कि ये मुझे आते हैं। कारण था कि शायद मैंने उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से साल भर, बार-बार अपने अभ्यास, प्रैक्टिस, अपनी कोशिशों से किया था। कुछ सवाल देख कर के जैसे पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम ज़रूरी नहीं समझते, उनको स्टडी नहीं करते, उनको देखते नहीं। तो बहुत सुंदर कहावत मुझे हमेशा याद आती है कि अगर आपने साल भर मेहनत की होगी तो आखिरी दिन आप क्या करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ। पर अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की होगी, तो भी आप आखिरी दिन क्या कर पाएँगे उससे भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आखिरी दिन, आखिरी मौके पर किए जाने वाले काम का सवाल नहीं है, बजाय इसका कि आपने कंसिस्टेंसी से अपने हार्ड और स्मार्ट वर्क को पूरे समय कैसे किया है। तो मैं अपने बच्चों को यही कहना चाहता हूँ कि हालाँकि 1 ही महीना है, पर इस 1 महीने को काम और बहुत ही ईज़ी वे में, बहुत ही फ़ोकस तरीके से रिलैक्स हो कर के अपनी पढ़ाई, अपने आप को फ़ोकस की तरह अपने आप को समय इस दिशा में गुज़ारें। एक चीज़ ये भी है भैया जी कि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनकी दिनचर्या बहुत अच्छी होती है। वो सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद फिर अपने पूजा पाठ भी करते हैं, कुछ मेडिटेशन भी करते हैं, ध्यान करते हैं, योग लगाते हैं। तो ऐसे बच्चे आम तौर पर जो एग्ज़ाम का समय होता है उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा कूल होते हैं। तो क्या अचानक अगर कोई ये चाहे कि हम इस समय मेडिटेशन करें या अपनी ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ाने के लिए कुछ हमें इस तरीके का ध्यान करना चाहिए, तो इसको किस तरीके से अपनी दिनचर्या में लाया जाए? इन दोनों चीज़ों को हम काफ़ी इससे लाभ उठा सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस या बहुत ज़्यादा एकाग्र करने में मदद करती हैं। तो मेडिटेशन करना, ब्रीथ एक्सरसाइज़ करना, कोल्ड शावर लेना या फिर ब्रेक स्टडी करना कि 8 घंटे लगातार किताबों के सामने ना बैठे रहें, बल्कि 30 मिनट, 40 मिनट की स्टडी करें, 10 मिनट का ब्रेक लें, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें करें जो उनको रिफ़्रेशमेंट दे, उनके दिमाग को, उनके ब्रेन को ज़्यादा कंसंट्रेट बना के रखे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत मदद करती हैं। पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आपकी किसी भी स्टडी पैटर्न का या किसी भी पढ़ाई का पर्पस अगर क्लियर ना हो, तो आप पूरे साल जो करेंगे वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग पढ़ते हैं, पर इसलिए पढ़ते हैं कि सिर्फ़ पास हो जाएँ, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो कहाँ जाएँगे इस पढ़ाई को लेकर के। और अगर आपको पता है कि इस पढ़ाई से आप अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज, अपने दोस्तों को कुछ दे सकते हैं, कहीं कुछ अच्छा योग्य बन कर के किसी की मदद कर सकते हैं, एक गोल हो, तो आपकी पढ़ाई एक पर्पसफुल इवेंट बन जाती है। आप पढ़ते हैं क्योंकि आपको कहीं जाना है, पर बहुत से बच्चे ऐसे नहीं कर पाते क्योंकि कहीं न कहीं एज़ अ पैरेंट, ऐज़ ए अभिभावक, हम उस चीज़ को क्लियर करने की बजाय एक सक्सेस होने का भय कि अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। एक डर बच्चों के मन में बिठाते हैं अननोइंगली। तो उस चीज़ से बचने की बजाय बच्चे को एक अच्छा, एक बहुत ही देश का या अपने समाज का एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व बनाने का प्रयास, ये एक बहुत बड़ी हमारे और हर एक पेरेंट्स के जीवन की एक बात होनी चाहिए। ये भी है भैया जी कि ज़्यादातर जो परिवार हैं आजकल एकाकी हैं, तो ऐसे में जो पेरेंट्स जॉब करके लौटे या मान लीजिए वाइफ़ हाउसवाइफ़ ही है, तो भी वो बच्चे पे हाँ, अब एग्ज़ाम आ रहे हैं पढ़ो। मतलब हर आधे घंटे 2 घंटे के बाद इस तरीके की जब एक बच्चे के कान में बात जाती है, तो मेरा मानना ये है कि एक्स्ट्रा दबाव बनता है, उस पे प्रेशर आता है। नाते रिश्तेदार आते हैं, अच्छा बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे जी। हो, हो। तो ये जो चीज़ है, इससे वो कैंडिडेट जिसका एग्ज़ाम है, वो कैसे ओवरकम करे? क्योंकि समाज का तो काम है कि हमें वो चौतरफा दबाएगा, जीवन में भी दबाएगा। लेकिन इससे निकलने का रास्ता जब जीवन में फँसते हैं तो गुरु की शरण में जाते हैं, भगवान की मदद माँगते हैं। लेकिन ये जो समय है चूँकि उम्र कम है और इस दबाव से भी बाहर निकलना है।
मेरा मानना ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हम बड़े लोगों की है, जो समाज में हैं। चाहे वो माता-पिता हों, घर के दूसरे सदस्य हों, कि समझें कि पढ़ाई या एक एग्ज़ाम बहुत कुछ बदल नहीं देगा, पर कंसिस्टेंसी यानी आप यहाँ से लेकर वहाँ तक क्या व्यक्तित्व बनाएँगे, किस तरह से उभरेंगे, वो आपके जीवन में बहुत कुछ देगा। पर जहाँ तक बच्चों की बात है, क्योंकि आप एकदम समाज नहीं बदल सकते, लोगों की सोच नहीं बदल सकते। बच्चों को मैं सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप हर एक चीज़ को अपने ऊपर प्रेशर के लिए ना लें, बल्कि उसको एक वेल विश समझें। क्योंकि जो भी पेरेंट्स या अभिभावक होते हैं, वो चाहते हैं कि जो समस्या वो झेल रहे हैं, जिस तकलीफ़ में वो हैं, जिस सपने को वो नहीं पूरा कर पाए, वो उनके बच्चों के लिए साकार हो जाए। तो एक प्रेशर लेने की बजाय उन्हें अपने तमाम घर वालों की शुभ इच्छा समझें, उससे एक अच्छा मैसेज लें, उससे दबाव मानने की बजाय प्रोत्साहन लें, उससे अपने जीवन में एक खुशी की तरह, एक अपने जीवन में एक अच्छे इवेंट की तरह देखने का एक नया माइंडसेट बनाएँ। ये दोनों तरफ से संभव है और दोनों ही को ये करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और है भैया जी, ख़ास तौर से जब एग्ज़ाम का मूल्यांकन होता है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है या परीक्षा फल है, वो एक कारक नहीं है। हमारी मेहनत अपनी जगह, हम क्या लिख पाए उस समय पे, कितना दबाव झेल पाए, और साथ-साथ वो व्यक्ति भी इम्पोर्टेंट है जिसे हम नहीं जानते, लेकिन वो हमारी कॉपी चेक करेगा। कई बार बच्चे कम लिख के आते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने मेहनत की होती है, ईमानदारी से की होती है, लेकिन परीक्षा परिणाम हमारे हिसाब से उतना बेहतर नहीं होता है। तो जब वो परिणाम हमारे सामने हो, तो उस समय जो द्वंद मचा हो कि हमने तो किया था, फिर क्यों नहीं हुआ? तो इसका क्या मैसेज है? क्या इसमें भी कोई अच्छाई छिपी है? कहीं न कहीं हम इस चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकते कि जो एग्ज़ामिनर है या जो किसी भी परीक्षा का फल देना या किसी को अंक देने का काम कर रहा है, वो किस तरह के माइंडसेट में है। हालाँकि वो बच्चों को प्रोत्साहित करेगा अपनी कलम से या उनके मनोबल को दबा देगा, ये अलग तरह की सोच है। पर एक बच्चा जिसको वो अंक दिखाई देते हैं, जिसको अपनी उम्मीदों से कम अंक मिले होते हैं, जिसको हताशा होती है, मैं उससे सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का आपका जो भी रिज़ल्ट है, वो निर्णायक नहीं है, वो जीवन में सब कुछ आपके लिए आज ही नहीं बना देगा। ऐसी बहुत सारी चुनौतियों से आपको गुज़रना है, आपका व्यक्तित्व इससे बनेगा, आप बहुत बड़े इंसान बनेंगे, आप बहुत अच्छे रास्ते पर जाएँगे। पर कभी एक मोड़ को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए। आज के एग्ज़ाम परिणाम में कम नंबर आए तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगले एग्ज़ाम में आपको और अच्छे रास्ते मिलेंगे, कहीं और नए दिशा में मुड़ने का आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल भैया जी, आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने सनातन में गीता ये कहती है, श्रीमद् भगवद गीता ये कहती है कि कर्म करो, परिणाम तुम्हारे हाथ में है नहीं। तो इस चीज़ को अपने साथ किस तरह से आत्मसात किया जाए, और ये जो गीता का सार है, ये हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाओं को देखते हुए कितनी दूर तक हमारे साथ रहता है और इसका क्या प्रभाव होता है? मेरा मानना ये है कि अ, गीता वो जीवन शैली सिखाती है, वे ऑफ लिविंग, किस तरीके से आप जिएँ। और हर एक घर में, हर एक हिंदू परिवार में गीता के जो सारांश हैं, उसके जो उपदेश हैं, उसकी शिक्षाएँ हैं, भगवान कृष्ण की कही हुई जो बातें हैं या उनके जो उपदेश हैं, वो ज़रूर किसी न किसी तरह से हमारे आचरण या हमारे कानों तक पहुँचने चाहिए, ताकि हम उस तरह से अपने जीवन को लेना शुरू करें, बजाय हर एक चीज़ को सक्सेस और फेलियर की तरह देखें। ये एक जीवन है। और जब हम बात करते हैं कि कर्म और फल, तो हर एक इंसान को अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपका मेहनत पे ही बस है। अगर आपने मेहनत की तो आप आगे बढ़ेंगे। और एक कहावत मुझे अच्छी तरह से याद है कि अगर आप कंसिस्टेंट हुए, अगर आपने रेगुलर मेहनत की, हो सकता है कि आपको मनचाहा परिणाम ना मिले। पर अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं लाई, अगर आपने रोज़मर्रा में नियमितता नहीं लाए, तो ये बात गारंटी है कि आप किसी भी दिशा में नहीं जाने वाले। तो हमारे जीवन में एक रेगुलर प्रैक्टिस कर्म यानी हार्ड वर्क, साथ साथ स्मार्ट वर्क की कुछ चीज़ें ऐसी जो कम मेहनत से की जा सकती है, ज़्यादा अच्छी तरह से आएंगी, उनको आत्मसात करके एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हम अपने काम करें और फल की चिंता ना छोड़ें, क्योंकि फल की चिंता छोड़ दें, क्योंकि फल एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप सही दिशा में आपको मिलता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी। गीता में कहा गया है
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोत्सवने कर्मणि। यानी आप कर्म करिए, कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है। जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं या जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त है अपने कर्म को करने का, यानी पढ़ाई को करने का। आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये समय पढ़ने का है, इसलिए पूरे मनोयोग से आप पढ़िए। जो परिणाम आएगा वो आपके बस में नहीं है, उसको तो बस आना है, और जो परिणाम होगा वो आगे आने वाले समय में आपके कर्मों को निर्धारित करेगा। इसलिए आज बेहतर करिए ताकि कल सुनहरा हो। नमस्कार।